तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में जाना, अमोनिया के बारे में जाना, उसके कंपाउंड्स के बारे में जाना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉस्फीन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर चल रहा है क्लास +2 केमिस्ट्री का, ऑक्सीजन फैमिली जिसको चैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है, चैल्कोजन। अगर आपको कुछ तरीका याद रखना है तो मैंने रील्स में भी या फिर शॉर्ट्स में भी ये चीजें बताई है, इसके ट्रिक निमोनिक्स, दैट इज ओ स्नैपचैट से तेरी फोटो ले गया। लिबरबोरियम जो है वो नया एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज तो स्टडी नहीं की गई है, बट हमने अपने निमोनिक्स में इसको इंक्लूड किया है। ये आता ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ही है। ये कुछ इस तरीके की इसकी क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। दैट इज व्हाट, दैट इज NS2 and NP4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होने वाली है, मतलब लास्ट टाइम में आपको कुछ इस प्रकार से 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4, यहां पर d ऑर्बिटल ऐड हो जाती है, यहां पर भी d ऑर्बिटल ऐड हो जाती है। फर्दर अगर हम स्विच करते हैं पोलोनियम की तरफ तो f ऑर्बिटल भी आ जाती है ना। 6s2 5s2 5p4 6s2 6p4, ये बिल्कुल ऑर्डर में ऐसे ही चलता जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती चली जाएगी एज वी गो डाउन द ग्रुप। लिबरबोरियम के बारे में हम नहीं जानेंगे। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज सल्फर, दिस इज सेलेनियम, दिस इज टेलेरियम एंड दिस इज पोलोनियम। तो इस तरीके से इसकी कुछ अरेंजमेंट है। हम अब ऑक्सीजन फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी अकरेंस कहां है, ऑक्सीजन कहां मिलती है। वैसे भी आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है हमारी सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलती है, और जो प्रोड्यूस करवाता है ऑक्सीजन को वो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है। प्लांट्स क्लोरोफिल का और लाइट का यूज करते हुए, वाटर का यूज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए क्या बना देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो देते हैं। दैट इज क्लोरोफिल के अंदर ये होगी, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिलने वाला है। प्लांट्स को तो ग्लूकोज मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलने वाली है ऑक्सीजन। अगर बैलेंस कर दूं तो इसको ये कुछ इस प्रकार से बैलेंस होने वाली है। दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, दिस इज द मेजर सोर्स जहां से हमें ऑक्सीजन मिलने वाली है। अगर मास परसेंट में देखें तो 0.03% ऑफ द अर्थ जो है हमारे पास ऑक्सीजन की मास परसेंट होती है। वैसे ही और भी फॉर्म्स में मिलता है ऑक्सीजन, जैसे कि आपको मिनरल्स में मिलने वाला है या फिर ओर्स में मिलने वाला है। कुछ सोल्ट्स होते हैं लाइक जिप्सम आप पढ़ते हो, दैट इज CaSO4.2H2O, मतलब सल्फेट्स में मिलने वाला है ना, MgSO4। तो इस तरीके से ऑक्सीजन फाइंड आउट हो सकता है। मिनरल्स या फिर ओर्स में अगर मैं बोलूं लाइक जिंक सल्फाइड मिलने वाला है ना, कॉपर पाइराइड दैट इज Cu2S। और आगे के जो दो एलिमेंट है दैट इज सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, वो भी ओर्स की फॉर्म में ही मिलने वाले हैं, लेकिन उनकी अकरेंस इतनी नहीं है। लास्ट का जो एलिमेंट है पोलोनियम, वो तो मिलता ही नहीं है, वो अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में कैसा एलिमेंट है, दिस इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसकी जो अकरेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा कम है। ऑक्सीजन तो हमारी अगर हम देखें वैसे तो ये डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में होगा, है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं होगा, O2 की फॉर्म में मिलने वाला है। बट बहुत सी जगह हमें हमारे पास प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगी। हिली एरियाज के अंदर प्योर ऑक्सीजन मिलती है। और प्योर सल्फर की बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश इंडिया में भी केरल जो ये कांगड़ा इलाका है वहां पर जो है सल्फर के कुछ प्योर पार्ट्स मिलते हैं। तो अब ऑक्सीजन फैमिली के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जान चुके हैं। इसके साथ में अब हम क्या देखने वाले हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे इजी है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करना। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। लिबरबोरियम हम नहीं पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन जो मिलेगी वो -2 -1 +1 एंड +2 में मिलने वाली है। सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम ये बिल्कुल सेम एक ही चीज में मिलने वाली है, दैट इज या तो -2 में मिल सकती है या फिर +2 +4 एंड +6 में मिलेगी।
पोलोनियम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलने वाला है, +2 +4 एंड +6। आप इसका मतलब समझ जाओगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे कि ये सिर्फ प्लस में ही क्यों मिला, बिकॉज ये नीचे जाते हुए मेटल कैरेक्टर बढ़ जाता है, मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, है ना। दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट भी एक काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये कुछ चीजें होती है कि -2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ नहीं मिलती है। ऑक्सीजन छोटा होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है अलग अलग केसेस में, तो -1 एंड +1 मिलने के भी कुछ चांसेस हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इतनी ही कहानी है हमारे पास हमारी ऑक्सीजन फैमिली दैट इज चैल्कोजेन फैमिली की। नेक्स्ट हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। दो चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज जो है मैंने शॉर्ट्स में कवर किया, आप शॉर्ट्स जरूर देखें, आपको इनके बहुत से अच्छे बेसिस के बारे में, सिंपल बेस के बारे में पता चलेगा, जिनसे आप एटॉमिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई भी बोला जाता है, या फिर आयनिक रेडियाई। अब दोस्तों आप देखो कि जो ये एटॉमिक रेडियाई है ना, वो क्या होता था, वो यही होता था सेंटर से लेके और लास्ट वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, है ना। तो आप ये जानते हो अगर 15 फैमिली जो नाइट्रोजन फैमिली थी और ये 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली है, चैल्कोजेन है ना, यहां से लेके यहां तक जाते जाते एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। मींस हमारे पास जो ग्रुप 16 होगा, ये ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, उसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 15। व्हाई इट इज सो? इट इज सो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक न्यूक्लियस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो चुके हैं, बट नंबर ऑफ शेल वही रही है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो उसके साइज को छोटा कर देता है। तो एटॉमिक रेडियाई हमारा छोटा मिलने वाला है ग्रुप 15 से। ये तो बात थी अलोंग द पीरियड की, बट अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करने वाला है। और क्यों इंक्रीज करने वाला है इसका बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारी शेल्स बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम, पोलोनियम, है ना। अब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो आपने देखा भी था कि इसमें हीलियम, अच्छा ये जो थी जनरल थी, हीलियम 2s2 2p4, फिर यहां पर नियन थी, नियन के बाद 3s2 3p4 था। और आगे जैसे नीचे जा रहा था मैं, तो यहां पर d ऑर्बिटल ऐड हो रही थी, यहां पर f ऑर्बिटल भी ऐड हो रही थी। तो जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐड हो रही है या फिर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डाउन द ग्रुप की मैं बात करूंगा, हमारे पास हमारा एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई क्या होने वाला है, वो इंक्रीज होने वाला है। एटॉमिक रेडियाई की बात हम कर चुके हैं। दूसरी बात हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करेंगे। एटॉमिक रेडियाई की बात हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस व्हाट? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। और आप जानते हो ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए या फिर नोबल गैस अचीव करने के लिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बहुत आसानी से कर लेगा। वैसे भी ग्रुप 15 से तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, बट 17 से कम होती है। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। और ये तो बात थी पीरियड की, बट अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रही है ना, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चली जाएगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर ऑर्डर लिख सकता हूं तो मैं कुछ इस टाइप में ऑर्डर लिखूंगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम एंड पोलोनियम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहने वाला है? ऑर्डर रहने वाला है। 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सी ही चीजें होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पी? मतलब कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसे क्या बोला जाता था? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता था, आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता था। मैं 15 और 16 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करके इस सवाल को समझाने वाला हूं, इस प्रक्रिया को समझाने वाला हूं। मान लो मैं नाइट्रोजन ही उठा लूं, है ना। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s 2s 2p, 7 था, 2 and 2 4 and 3 7। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो वो है 1s2 2s2 2p4। देखिए p ऑर्बिटल यहां पर क्या है? p ऑर्बिटल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऐसे लिखूं px py pz, ये 3 ऑर्बिटल होती हैं, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें डाल दूं तो ये हाफ फिल्ड है।
तीनों की तीनों। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल जब होती है तो वो एक्सट्रीमली स्टेबल होती है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है थोड़ा मुश्किल होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन यहां पे जो फीलिंग है ऑर्बिटल की वो सिमेट्रिकल नहीं है। ड्यूस रूल लगाता हूं मैं 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन जब मैं भरूंगा तो यहां भरूंगा इसमें। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी ये सिमेट्रिकल है, जैसे सिमेट्रिकल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी बहुत 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 ज्यादा रिलीज होगी, बट यहां पर सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की, वो कम होगी किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट किसकी, नाइट्रोजन की। या फिर अब आप इसकी जगह पे क्या बोल सकते हो, दैट इज 16th ग्रुप, और या फिर इसकी जगह क्या बोल सकते हो, 15th ग्रुप। ये बात थी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब वहां पर निकला था। बट अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन में ये निकल चुका है, पहला निकल चुका है, यहां पर ये निकल चुका है। अब केस उल्टा हो चुका है, यहां पे सिमेट्रिकल फीलिंग आ चुकी है बट यहां पर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। तो इसका मतलब अब ये आयनाइजेशन एनर्जी या फिर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो मैं लिख सकता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड क्या होगी, वो ज्यादा होगी किसकी, ऑक्सीजन की होगी किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, या फिर 15th और 16th फैमिली आप लिख सकते हो। कारण आप समझ चुके हो सिमेट्रिकल फीलिंग एंड अनसिमेट्रिकल फीलिंग। इस बात को न्यूक्लियर चार्ज से अगर हम करते तो हम उल्टा करते, मतलब ये कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शनल है, आपको ये बात समझनी होगी। न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक जाते हुए, तो हमारे दिमाग में तो ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। ड्यू टू द सिमेट्रिकल फीलिंग नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट भी हम कर चुके हैं, बहुत छोटा और बहुत इजी कांसेप्ट है। नेक्स्ट कांसेप्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, अभी दिए थे अभी गेन करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी निकल रही है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब ऑक्सीजन जो है तो बहुत छोटा है, छोटा साइज है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो ऑक्सीजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, लीस्ट नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलती है तो साइन नेगेटिव का आता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लीस्ट नेगेटिव होगी। और जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता चला जाऊंगा हमारा साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को लेना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इससे ज्यादा होगी। एक्चुअल में जो रीजन होता है वो होता है मल्टीपल बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें जो बॉन्डिंग होती है पी पाई बॉन्डिंग, बट इनके अंदर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाती है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट वंडरवॉल फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे वीक होगी, लेकिन सल्फर की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे वंडरवॉल फोर्स, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वंडरवॉल फोर्स क्या होने वाली है, वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर वंडरवॉल फोर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो इससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी निकलने के चांसेस हैं, बट इसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप ऑर्डर अगर आप लिखना चाहो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, है ना, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड दैट इज सिलेरियम, एलेनियम, पोलोनियम। ये साइन मैंने उल्टे बना दिए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलेरियम, एलेनियम एंड पोलोनियम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कांसेप्ट है वो भी खत्म होता है। ध्यान रखना कि ये नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लग रही होती है, यहां पर निकल रही होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कांसेप्ट खत्म हो चुका है, मतलब हम अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, 2-3 एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमने देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनिक रेडियाई देखा हमने उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टीज करनी है आज की वीडियो में, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप शेयरिंग करेंगे उतनी ही तेजी से वीडियो आती चली जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई बोल दूं या नॉन मेटेलिक रेडियाई बोल दूं? अच्छा, मेटेलिक रेडियाई नहीं, मेटेलिक करैक्टर बोल दूं या फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर बोल दूं, कि कौन कितना मेटेलिक है या फिर कितना नॉन मेटेलिक है। मैं ये लेता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, गैलियम एंड पोलोनियम,
है ना। आप जानते हो ये छोटा है, पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, तो ये तो क्या रहने वाला है हमारे पास, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तो प्योर नॉन मेटल रहेंगे, नॉन मेटल। ये भी मैंने शॉर्ट में समझाया है कि मेटलिक प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना, नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये नॉन मेटल्स हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा इनके ऊपर। सेलेनियम और टेलेनियम हमारे पास मेटलोइड्स होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, मेटलोइड या फिर सेमी मेटल, जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करने वाले हैं, सेमी मेटल्स। इसमें मेटलिक प्रॉपर्टी भी होगी और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज भी होगी। पोलोनियम हमारे पास अकेला मेटल रह जाता है नीचे तक जाते जाते, है ना, और ये मिलता भी कम है, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। तो मेटलिक प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हो कि डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं, डिक्रीज होने वाली है, और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होने वाली, सॉरी, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होने वाली है और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होने वाली है। ये वैसे भी हम एज अ बेस समझते हैं। मेटलिक कैरेक्टर का काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, एक तरीके से हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं इस बात को, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो हमने ये लिखा था ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। ये भी मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये पी पाई बॉन्ड करता है, डबल बॉन्ड बनाता है ना। इसकी जो वन डर वन फोर्स होती है वो वीक होती है। तो ऑक्सीजन से लेके सल्फर तक जाते हुए, ऑक्सीजन से लेके सल्फर तक जाते हुए, अच्छा सल्फर में कौन सी बॉन्डिंग आ चुकी है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आ चुकी है, पी पाई डी पाई। चलो इस बॉन्डिंग के, मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में हम बात करेंगे, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट है, वहां से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीजन के अंदर साइज छोटा है, डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, वन डर वन फोर्स इंक्रीज हो रही है। इस वजह से जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन से लेकर टेलेनियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। बट ये पोलोनियम का क्या हमने नाइट्रोजन के दौरान इनर्ट पेयर इफेक्ट को नहीं समझा था? बिल्कुल समझा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट की मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन है लास्ट के चार में से, उनमें से दो तो पार्ट ही नहीं लेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, उसकी भी अच्छी तरीके से वो नाइट्रोजन फैमिली में समझाया गया है। दो पार्ट नहीं लेंगे तो हमारे पास इसकी जो वन डर वन फोर्स होगी वो थोड़ी सी वीक होगी, यहां पर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, यहां पर वीक होगी। अगर वीक होगी तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, एस इज ग्रेटर देन, दैट इज पोलोनियम। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों का रिलेशन यही रहने वाला है, क्योंकि तीनों ही मास और वॉल्यूम से डील करती हैं और या फिर वन डर वन फोर्स से डील करती है कि किस टाइप का बॉन्ड हमारे पास किस एलिमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज व्हाट, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन से भी पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कैटिनेशन ज्यादा अच्छी समझ में आएगी फिर, दैट इज एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ऑक्सीजन या तो O2 में मिलेगा या फिर O3 में मिल सकता है। बट सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, इनमें से सेलेनियम, पोलोनियम तो फर्दर अपने आप के साथ बॉन्डिंग करता ही नहीं है या पाया ही नहीं जाता। सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम ये मिलते हैं, मतलब ये अगर इसको मैं बोल दूं डाइमेरिक फॉर्म या फिर डाइमोलिकुलर फॉर्म, डाइमेरिक या फिर डाइमोलिकुलर फॉर्म, इसको मैं बोलूंगा ऑक्टामेरिक फॉर्म। ऑक्टामेरिक मतलब 8, मतलब क्या मिलने वाला है, S8, Se8 और Te8। इनकी जो शेप होती है वो होती है क्राउन शेप, क्राउन टाइप की शेप होती है, कुछ इस टाइप की शेप होती है। अगर मैं बना दूं सल्फर 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 8 सल्फर हो चुके हैं, ये एक क्राउन बन चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इस तरीके से ये बनने वाले हैं कि 8 सल्फर जो है अपने आप को एक क्राउन की शेप में, है ना, एक ताज की शेप में अपने आप को डालने वाले हैं, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। बट ऑक्सीजन कैसे मिलने वाला है, डाई ऑक्सीजन, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलने वाला है। एलिमेंटल स्टेट खत्म होती है, इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, खुद के साथ कितना जुड़ सकता है वो, कैटिनेशन। इसलिए मैंने पहले वो एलिमेंटल स्टेट के बारे में बताया कि हाँ इस वे में प्रेजेंट होता है, क्यों होता है वो देख लेते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी,
कैटिनेशन प्रॉपर्टी से पहले भी प्रॉपर्टी करते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि बार बार इसी का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, बार बार यही दिक्कत पैदा हो रही है। तो एक बार देख ही लेते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम में क्या होगा। देखो ऑक्सीजन का क्या सिस्टम है, ऑक्सीजन जो है वो दो ही मोस्टली जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, देखो इसके पास ना पी पाई बॉन्डिंग होती है, पी पाई बॉन्डिंग है ना भाई, ये 1s 2s 2p 2 2 and 2 2 2 and 4। अब देखो ये इस ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटा होता है और यहाँ पर लोन पेयर भी पड़े हुए होते हैं, तो ये लोन पेयर अपने आप को, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे होते हैं। रिपेल करेंगे तो अपनी जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, पी पाई बॉन्डिंग। मैंने पहले जो बोला था कि वंडरवॉल फोर्स इसमें वीक है एज कंपेयर टू सल्फर, मतलब ये तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, है ना, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे आगे। तो जो ये जो ऑक्सीजन O2 मैंने बनाया है, इसमें जो ये लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे होंगे। इस रिपेल करने की वजह से या फिर p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होने की वजह से हमारे पास इसमें फर्दर कैटिनेशन चेंज हो जाता है और उसके एलोट्रोप्स चेंज हो जाते हैं। बट इसमें बॉन्डिंग कैसे रहती है, p पाई, आप यहां देख ही सकते हो। यहां जब तक जाते जाते हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो p पाई हो जाती है, p पाई बॉन्डिंग। बट वो बॉन्डिंग भी नीचे जाते जाते जैसे कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो p पाई बॉन्डिंग भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। कोई ऑर्डर पूछ ले p पाई बॉन्डिंग का यहाँ पर, तो आपको ये लिखना होगा सल्फर में ज्यादा है, सेलेनियम में ज्यादा कम है थोड़ी और टेलेनियम में और कम है। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर f ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाती है, वो थोड़ी सी दिक्कतें और पैदा करती है, तो वहां पर पोलोनियम को भी नीचे ले लिया जाता है। p पाई बॉन्डिंग सिर्फ अकेले ऑक्सीजन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब कितना से वो बॉन्ड कर सकता है। यहाँ पर ओजोन का नाम मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बॉन्डिंग उसमें भी p पाई ही रहने वाली है, क्योंकि और कोई ऑर्बिटल इसके आसपास है भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग से, अब आते हैं कैटिनेशन की तरफ। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो दो ही उसमें मिल सकता है, या तो O2 में मिल सकता है या O3 में मिल सकता है ना। लेकिन जो सल्फर है वो किसमें मिलेगा, वो S8 में मिलेगा सल्फर, है ना। इनके क्यों मिलेगा, अच्छा सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम ये एटम में क्यों मिल रहे हैं, देखो सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाने की चांसेस में रहेगा, इसके अंदर वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन ये वंडरवॉल फोर्स जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये फर्दर अपने आप को रीअरेंज कर रही है एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर के लिए। दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक दिस। मैंने पहले भी अभी बनाया था, यहाँ पर S S S S and this is S and this is S। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम के स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे। पोलोनियम जो है वो बहुत कम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना। कैटिनेशन मैं अगेन बता रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल्फ लिंकेज, अपने आप से कितना लिंक कर सकता है। एलिमेंटल स्टेट की हमने बात की थी, ये कुछ उसी प्रकार का कांसेप्ट है, पीछे का सेम ही कांसेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म की जब हम बात करेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब है कि ऑक्सीजन इस एनवायरनमेंट के अंदर किस किस और शेप में या किस किस और कलर में या फिर किस किस और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहा है ना। ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, सल्फर का भी, सेलेनियम का भी, टेलेनियम का भी और पोलोनियम का भी। ऑक्सीजन जो है वो तो आप जानते हो, या तो O2 में मिलेगा या O3 में मिलेगा। सल्फर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, 2 वीडियो के बाद आई थिंक ये सल्फर की वीडियो आने वाली है ना, कि ये जो है ये क्या मिलता है, रोम्बिक फॉर्म में मिलता है ना, मतलब रोम्बोहेड्रल क्यूबिक फॉर्म में मिलता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलता है, मोनोक्लिनिक, साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, साइक्लिक। मैंने बता दिया आपको पहले भी, मल्टीपल बॉन्डिंग और कैटिनेशन से हम यही समझे कि जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला है सल्फर, इसीलिए इसकी जो टाइप्स हैं वो हम बाद में करने वाले हैं, अलग से भी पढ़ने वाले हैं। सेलेरियम जो है, टेलेरियम जो है ना, ये कुछ ही 2 तरीके के ही बनाते हैं। ये आई थिंक ब्लैक एंड ग्रे सेलेनियम बनाता है। ब्लैक सेलेनियम जो है ना, सॉरी ग्रे सेलेनियम जो है, ये ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिक सेलेनियम की ओनली फॉर्म जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। टेलेनियम जो है ये एक ही फॉर्म में मिलता है, दैट इज ब्लैक, सॉरी ग्रे, दैट इज ग्रे
ग्रे फॉर्म में मिलता है। पोलोनियम जो है ये एक सिंगल सब्सटेंस है, ये भी सिर्फ एक ही यूनिट में मिलेगा, एक ही यूनिट में मिलने वाला है ना, इसकी भी कोई दूसरी फॉर्म नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, किसकी, ऑक्सीजन फैमिली की, चैल्कोजेन की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करो। आगे की वीडियोस के लिए आप अपने आप इस चैनल को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।